हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बोला था कि ये z इक्वल टू जो है d माइनस 0.42 xu, ये आपको प्रूव करना है। ओके, इसको देखते हैं कैसे आज जो है इसको हम करते हैं। ओके, तो हमारा जो कंडीशंस था वो कंडीशन कुछ इस तरह से था कि पहले जो हमारा था ये थोड़ा सा स्क्वायर था। और फिर क्या था, ये पाराबोला था। हमने इसको a माना था, नीचे b माना था। a का जो वैल्यू था ये क्या था, 3/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू। ओके, और b का जो वैल्यू था ये हमारा आया था 4/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू। ओके, और ये जो टॉप में है ये क्या था, 0.45 एफ सी के। हमने बोला था इसको क्या करना है, A1 और A2 मेजर कर लेना है, कंसीडर कर लेना है, और उसी बेसिस पे हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर का जो होगा अलग फोर्स होगा, इसका मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पे फोर्स लग रहा है जो कि क्या होगा, टॉप से सेंटर पे होगा। और पाराबोला का जो होता है वो क्या होता है, यहाँ इसका टॉप ये है, पाराबोला का एंड पोर्शन यहाँ से क्या होगा, 3/8 पे होता है। ओके, तो दोनों का क्या करना है, हमें कंबाइंड सीजी निकालना होगा। ये क्या है, दोनों सेक्शंस पे अलग अलग फोर्स है, तो इसका कंबाइंड सीजी हमें एक निकालना है। मान लेते हैं ये कंबाइंड सीजी है, डेट इज कंप्रेसिव फोर्स है। ये टॉप से कितना डिस्टेंस पे एक्ट होगा, यही हमने बताया था कि ये जो होगा 0.42 एक्स यू डिस्टेंस पे होगा। अब कैसे होगा इसको देखते हैं। क्लियर, तो हमें क्या करना है, निकालना है पोजीशन ऑफ CG फ्रॉम टॉप फाइबर, दैट मीन्स टॉप ऑफ द कॉन्क्रीट से। क्लियर, तो क्या होगा, A1 यानी एरिया ऑफ स्क्वायर सेक्शन रेक्टेंगल पोर्शन प्लस Y1 CG इसका प्लस A2 एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन प्लस इसका CG डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। क्लियर, तो पहला हम देखते हैं रेक्टेंगल पोर्शन का एरिया क्या होगा, 3/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू इंटू क्या होगा, 0.45 टाइम्स ऑफ एफ सी के। क्लियर, ये इसका क्या हुआ, एरिया हुआ, इंटू इंटू क्या होगा, इसका सी जी होगा, इंटू क्या होगा, इसका सी जी होगा, जो कि क्या होगा 1/2 टाइम्स ऑफ, दैट मीन्स ये जो है ए डिस्टेंस है, इस ए डिस्टेंस का हाफ पे होगा, ये रेक्टेंगल पोर्शन है, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 3/7 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया किसका, रेक्टेंगल पोर्शन का। ये पहले हो गया एरिया और इसके बाद इसका y1 हो गया CG। प्लस बात करेंगे A2 Y2 की, पाराबोलिक एरिया। पाराबोला का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका 4/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू इंटू हाइट इसका क्या होगा 0.45 टाइम्स ऑफ एफ सी के। क्लियर, ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, पाराबोलिक का एरिया, इनटू क्या होगा इसका सीजी, कहां से, टॉप से। तो टॉप से सीजी के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 3/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू को ऐड करना होगा। इसमें ऐड करना होगा क्या, 3/8 टाइम्स ऑफ 4/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट कितना है 4/7 है, और पाराबोलिक का जो सीजी होता है वो क्या होता है 3/8 टाइम्स पे। ये इसका एरिया हो गया इंटू सी जी हो गया A1 A2 Y2। अब डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया हमने पहले ही फाइंड करके रखा है, क्या होता है 0.36 एफ सी के। इसी को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तब यही वैल्यू आपको क्या देगा, 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू। क्लियर, यही वैल्यू जो देता है क्या देता है, 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स नंबर 5, दैट इज लिमिटिंग डेप्थ
लिमिटिंग डेप्थ या फिर इसी को बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसको देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जो कि हम पहले भी देखे हैं। ओके, तो टॉप में जो स्ट्रेन है हमारा कितना है, 0.0035। ओके, और नीचे क्या है, कंक्रीट में जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन सी, और इसी लेवल में स्टील है तो इसका स्ट्रेन क्या होगा, एप्सिलॉन एस होगा। यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है दैट इज ओ। अब ये हमारा जो है सेंटर से ये क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज एक्स यू। और ये टोटल डेप्थ ऑफ क्या होता है, टॉप से बीम होता है तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स यू। बिकॉज ये जो टोटल है क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। इसका नेमिंग कर देते हैं, दैट इज ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड ये क्या है, डी है। अब क्या करते हैं, कुछ ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज लगाते हैं, जैसे कि ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी डी ओ क्या है, आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन ए बी। यदि नीचे वाले ट्रायंगल्स का हम नीचे वाला ऑर्डिनेट्स लेते हैं तो डिवाइडेड बाय अपर ट्रायंगल्स का भी क्या होगा, ऑर्डिनेट्स लेना होगा, इक्वल टू डी ओ अपॉन ए ओ। क्लियर, तो सी डी क्या है हमारा, एप्सिलॉन एस है, स्ट्रेन इन स्टील, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टॉप में स्ट्रेन कितना है 0.0035, इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स यू। डी यू का वैल्यू डिवाइडेड बाय ए ओ का वैल्यू क्या है, ए ओ का वैल्यू क्या है, एक्स यू है। क्लियर, अब यहां से यदि हम एप्सिलॉन एस लिखना चाहें तो एप्सिलॉन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0035 इंटू डी माइनस एक्स यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्स यू। यानी हमने सिंपली क्या किया, इस 0.0035 को इधर लाके मल्टीप्लाई किया। इसी से यदि हम और आगे कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, 0.0035 इंटू, अब ये एक्स यू क्या है, ऊपर में दो टर्म है, एक डी है माइनस एक्स यू है, दोनों में क्या होगा, इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन एक्स यू माइनस एक्स यू अपॉन एक्स यू, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। क्लियर, अब एक हमारा टर्म आ गया। अब एजम्पशंस में हम एक कंडीशंस देखे थे, एक कंडीशंस क्या था कि हमारा लास्ट जो है एप्सिलॉन एस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन एस टी मिनिमम होना चाहिए। ये कंडीशंस हम पहले से जानते हैं, ये हमारा एजम्पशंस है। क्लियर, स्ट्रेन इन स्टील जो होना चाहिए वो स्ट्रेन इन स्टील मिनिमम का वैल्यू से या तो इक्वल टू होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए। क्लियर, अब स्ट्रेन इन स्टील का जो हम वैल्यू निकाले हैं, स्ट्रेन इन स्टील का जो हम वैल्यू निकाले हैं, अभी क्या निकाले हैं, 0.0035 डी अपॉन एक्स यू माइनस 0.0035। सिंपली क्या किए, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किए। अब ये जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसका, एप्सिलॉन एस टी मिनिमम का। और एप्सिलॉन एस टी मिनिमम का वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर, अब यहां से हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो पहला टर्म है d अपॉन एक्स यू को रखना चाह रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002 प्लस, अब ये जो माइनस 0.0035 लेफ्ट साइड था, इसको राइट साइड लाके प्लस क्या किए 0.0035।
अब ये फर्स्ट टर्म में जो ये डी अपॉन एक्स यू को हमने रखा, इसमें मल्टीपल में क्या था 0.0035, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा, क्या है वैल्यू 0.0035। क्लियर, तो ये हमारा टर्म आ गया। अब इसी को जब हम एक बार कंबाइन करके लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा डी अपॉन एक्स यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.87 एफ वाई प्लस नीचे क्या है इसमें ई एस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील प्लस क्या हो गया 0.0055। क्लियर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.0035। अब इसी को क्या करते हैं हम थोड़ा अपोजिट कर देते हैं, जैसे d अपॉन एक्स यू है तो अब क्या करना चाहते हैं एक्स यू अपॉन डी कर देते हैं, तो क्या होगा ये भी साइन चेंज हो जाएगा। जब हम ये नीचे का ऊपर अपर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज करेंगे तो ये साइन भी क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 0.0035 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.0055। क्लियर, अब इसी पूरा जो ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम कंसीडर कर ले रहे हैं के, हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है के, इसको हम मान ले रहे हैं। क्लियर, तो के इक्वल टू हम क्या देख रहे हैं के का जो वैल्यू आ गया के इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.0055। क्लियर, ये वैल्यू क्या आ गया के का, यानी हम एक्स यू अपॉन जो डी था ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए के इंटू डी। क्लियर, तो ये सॉरी एक यहां से ये डी अब हट जाएगा, ये डी क्या हो गया उधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो एक्स यू क्या हो गया ले जाए। अब के इंटू डी का जो ही वैल्यू है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या लिमिटिंग, के इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया ये होता है एक्स यू लिमिटिंग। क्लियर, यानी एक्स यू लिमिटिंग इक्वल टू क्या आ गया के इंटू डी, यानी एक्स यू क्या है लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किसका एक्स यू लिमिटिंग का, तो यानी यहां से यदि हम के इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी, ये भी एक इक्वेशन आ गया। क्लियर, तो यानी फाइनली हमारा जो है एक इक्वेशन आया दैट इज एक्स यू लिमिटिंग इक्वल टू के इंटू डी। अब ये जो के है के किस पे डिपेंड कर रहा है, के का फॉर्मूला क्या आ गया 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.0055। ठीक है, यानी ये ES का वैल्यू फिक्स होता है, हम ये जानते हैं क्या होता है 2 इंटू 10⁵ ये ES का वैल्यू तो फिक्स होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर, और ये एफ वाई क्या है ये ग्रेड ऑफ स्टील का यील्ड स्ट्रेस है, यानी क्या है कि फाइनली हमारा चेंज क्या हो रहा है हम ये देखना चाह रहे हैं। ओके, तो चेंज क्या हो रहा है हमारा ये देखते हैं, यानी हम एक टेबल बनाते हैं पहले, हम यहाँ पर लिखते हैं यील्ड स्ट्रेस दैट इज एफ वाई और यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ के। तो ग्रेड ऑफ स्टील हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि Fe 250 के लिए यील्ड स्ट्रेस क्या होगा 250 मेगा पास्कल, दूसरा क्या है 415 Fe 415 यानी 415 मेगा पास्कल के लिए, और फिर तीसरा हमारा क्या है Fe 500 जो मोस्टली हम लोग आरसीसी वर्क के लिए यूज करते हैं। अब के का इक्वेशन हमारे पास क्या है, के का इक्वेशन है 0.00 सॉरी 0.00 ठीक तो 35 डिवाइडेड बाय 0.87 एफ वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ई एस प्लस 0.0055।
5 ES का भी वैल्यू फिक्स है 2 × 10⁵। अब आप यहाँ पर Fy का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील कंडीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को पुट करें और इससे क्या होगा, हमें K का वैल्यू मिलेगा। ये आप लोग खुद कैलकुलेशंस करिएगा। जैसे कि हम Fy का जगह 250 पुट करेंगे तो K का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.53। फिर ये इसी तरह जब Fe415 हम पुट करेंगे 415 तब जो K का वैल्यू आएगा वो 0.48 आएगा और फिर जब 500 पुट करेंगे तब जो K का वैल्यू आएगा वो 0.46 आएगा। क्लियर। इस तरह से हमारा एक्सयू लिमिटिंग यानी डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सयू लिमिटिंग का जो इक्वेशन है हमारा यानी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, K × D और K का वैल्यू फिक्स हो गया जो कि ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा था। क्लियर, जो कि ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा था। क्लियर। अब D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है यानी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इफेक्टिव डेप्थ पे डिपेंड करेगा। क्लियर ये चीज। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर 6। नंबर 6 तो क्या है, नेक्स्ट है हमारा जो है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर, इसको MOR बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर। तो MOR इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, दैट मीन्स MOR इक्वल टू C × Z, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इसको और करके या इक्वल टू करके T × Z। तो C क्या है, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स हम देखे थे अभी क्या आया था, 0.36 FCK XU × B एंड लीवर आर्म क्या है D - 0.42 XU। उसी तरह यदि हम T × Z करके लिखना चाहे तो टेंसाइल फोर्स क्या फाइंड किए थे, 0.87 FY AST एरिया ऑफ स्टील इंटू लीवर आर्म D - 0.42 XU। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब उसी तरह बात करें कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। क्लियर, नंबर 6 क्या था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, दैट इज नंबर 7, और ये बात करने जा रहे हैं हम किसके लिए, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट मींस MOR लिमिट। जैसे हम क्या बात कर रहे थे, एक लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी एक डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। उसी तरह एक MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक MOR लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का लिमिटिंग वैल्यू। तो MOR लिमिटिंग इक्वल टू क्या होगा, C लिमिट इंटू Z लिमिट। और C लिमिट का वैल्यू क्या है, 0.36 सॉरी FCK यानी कंप्रेसिव फोर्स जो है हमारा C FCK XU। अब इसी XU के जगह क्या पुट कर देंगे, XU लिमिटिंग इंटू B इंटू लीवर आर D - 0.42 XU लिमिटिंग, यानी जहां जहां XU है वहां वहां क्या किए, XU लिमिटिंग पुट कर दिए। इससे क्या आ गया हमारा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम और एक्सपेंड करना चाहते हैं। क्लियर, अभी और एक्सपेंड मैथ दैट मींस व्हाट, हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं 0.36 FCK, इसको कुछ नहीं किए, ये XU लिमिटिंग को भी हम पहले लिख दिए। क्लियर, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम D से डिवाइड कर दे रहे हैं और इनटू क्या किए, D से मल्टीप्लाई किए, कोई चेंज नहीं होगा, और एक B पहले से। क्लियर, और दूसरा चीज क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो एक ब्रैकेट में D है, इस D को हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, बाहर निकालना चाह रहे हैं। क्या हो जाएगा, 1 - 0.42 XU लिमिटिंग डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर D नहीं था। क्लियर, अब ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं XU लिमिटिंग, हम क्या जानते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि XU लिमिटिंग इक्वल टू जो होता है वो होता है K × D। क्लियर,
तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स यू लिमिटिंग डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डी, यानी एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी, जहां जहां होगा वहां हम क्या करेंगे, अब के पुट कर देंगे, यानी 0.36 एफ सी के, एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी की जगह क्या हो जाएगा, के बी डी स्क्वायर एक साथ कर दिए इंटू 1 - 0.42 के, ये भी क्या आ गया, एक अनदर फॉर्म में आ गया। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है ना, इस पूरा टर्म को हम एक वैल्यू मान लिए, दैट इज लीवर आर्म फैक्टर, लीवर आर्म फैक्टर, क्लियर। और इसी को हम नेम कर दिए क्या, जे, इसको हम क्या मान लिए, जे, यानी अब इसके जगह हम क्या करेंगे, जे पुट कर देंगे, यानी क्या आ गया 0.36 एफ सी के, और इस ब्रैकेट को पहले कर दिए जे बी डी स्क्वायर, क्लियर। ये क्या आ गया, एमओआर लिमिटिंग आ गया, ये जो फॉर्मूला है किसका है, एमओआर लिमिटिंग का है, क्लियर। अब इसमें भी एक चेंज कर रहे हैं, एक और चेंजेस क्या करना चाह रहे हैं हम, इसको देखते हैं कि यानी ये जो हमारा है 0.36 एफ सी के जे बी डी स्क्वायर को छोड़ के इसको हम मान ले रहे हैं कैपिटल क्यू, इसको क्या मान लिए, कैपिटल क्यू, यानी एमओआर लिमिट का जो फॉर्मूला आ गया, एमओआर लिमिट इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बी डी स्क्वायर, एमओआर लिमिटिंग इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बी डी स्क्वायर। अब क्यू यहाँ दैट मीन्स क्यू का, कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या है 0.36, कैपिटल क्यू का जो वैल्यू है 0.36 एफ सी के इंटू जे, के इंटू जे। अब के और जे का भी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसको अनदर फॉर्म में हम चेक करेंगे, आगे चल के हम क्या करेंगे, एक टेबल देखेंगे, ठीक है, उस टेबल में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है अभी और बाकी है, पहले हम उसको देख लेते हैं और सबसे लास्ट में हम इस टेबल को करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 का। नंबर 8 क्या है, लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील, लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील, that means AST limit, AST limit, limiting area of steel, that means AST limiting, क्लियर। तो ये क्या होगा, सिंपली इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या करेंगे, सी लिमिट इक्वल टू टी लिमिट, सी लिमिट इक्वल टू टी लिमिट, सी लिमिट का फॉर्मूला क्या है 0.36 एफ सी के एक्स यू लिमिटिंग, जहां जहां एक्स यू है क्या किए, एक्स यू लिमिटिंग कर देंगे, एक्स यू लिमिटिंग इंटू बी इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी लिमिटिंग, क्लियर। यहां से हमारा क्या होगा, ए एस टी लिमिटिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये सब आप लोग खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नंबर 9 की बात करते हैं, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील, दैट मीन्स हम पीटी लिमिट की बात करते हैं, पीटी लिमिट का। तो पीटी लिमिट का के हम जो बात करेंगे तो क्या होगा, एएसटी लिमिटिंग यानी एरिया ऑफ स्टील का लिमिटिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बीडी इंटू 100, क्लियर। अब एएसटी का भी हम, लिमिट का भी हम अभी क्या जो प्रीवियस देखे हैं नंबर 8 में देखे हैं, वहां से एएसटी लिमिटिंग क्या वैल्यू हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 0.36 एफ सी के एक्स यू लिमिटिंग इंटू बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 0.87 एफ वाई, और नीचे क्या है बीडी पहले से है तो ये बीडी को पहले से कर देंगे और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। और अब एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी का जो कंडीशंस है, ये चीज हम जानते हैं कि क्या होता है, के होता है। जैसे यहाँ पर बात करें, ये जो है एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी, इसके जगह हम क्या करेंगे के पुट कर देंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.36 एफ सी के अपॉन
एफ वाई के पहले क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू के इंटू 100, और बी क्या है ऊपर नीचे है तो क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। क्लियर। इसी को आगे जब हम और इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 41.37 एफ सी के अपॉन एफ वाई इंटू के। क्लियर। ये क्या आ गया पीटी लिमिटिंग का वैल्यू आ गया। क्लियर। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इसको देखेंगे, पहले हम टेबल देखेंगे और फिर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए क्या क्या ये टर्म हमें फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, हम ये चीज देखेंगे। उसके बाद किस किस टाइप्स का न्यूमेरिकल्स होता है हम ये भी चीज देखेंगे, एंड देन उस पर कुछ